सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो देखिए, ये सब हमारे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आप बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में या बात करें चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, सारे चैप्टर क्या है, सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि भैया अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जितने भी थे यहाँ पे इंडिया में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करना चाहते थे। दूसरी बात, दूसरे चैप्टर में देखा कैसे वह तो बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर सोचे भैया बिजनेस तो हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए और क्या क्या धीरे धीरे इंडिया में सारे चीज़ों को अपना गुलाम बनाया जाए। तो ठीक है, तो उसी में हम देखेंगे। चैप्टर 3 में बेसिकली देखेंगे अब तक तो ये लोग क्या करते थे कि जितना देखते कि शहरों में ही क्यों राज करते थे, अब हम देखेंगे कंट्री साइड, यानी मतलब कि गाँव में कैसे पहुँचते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं गाँव में कैसे पहुँचे। यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि सबसे पहले भैया बंगाल, आप यहाँ पे एक फिगर बताया जा रहा है कि इसमें पहले अब लोग दीवान बन गए। दीवान मतलब समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये स्कूल है, तो आप लोग जहाँ पे बेसिकली पैसा वैसा जमा करते हैं, आपका उसे नहीं कैशियर कहते हैं, या जहाँ पे आप लोग अपनी फीस जमा करते हैं, उसी तरह डिपार्टमेंट होता है ना, उसी प्रकार ये लोग एक डिपार्टमेंट बनाए जहाँ पे ये लोग अपने सारे टैक्स भी कलेक्ट करते थे और क्या करते थे। हाँ, जितने भी सोचते थे, जितने भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी रहती थी, मान लीजिए कहाँ से कितना कपास मिला, कहाँ से कितना यहाँ से रेवेन्यू मिला, यानी पैसा वैसा जितना भी पैसे का लेन देन कौन करता था। हाँ, ये लोग दीवान ही करते थे। जैसे आप लोगों के स्कूल में कैशियर होते हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि भैया इस बच्चों की फीस जमा है, इस बच्चे की फीस नहीं जमा है, उसी प्रकार दीवान का काम क्या था बताइए। हाँ, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। और एक काम और करते थे, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू मतलब कि जितने भी आपके टैक्स थे ये लोग कलेक्ट करते थे, वह कंपनी को डायरेक्ट पहुंचाते थे। भैया ले लीजिए, हमने अपने इस सेक्टर से, मतलब अपने इस गांव से इतना टैक्स कलेक्ट किया, और सबको पहुंचाते थे। और वैसे भी मूवी में नहीं देखते कि वो लोग दीवान आते थे, सबसे पैसा ले लेकर जाते थे। तो कुल मिला जुला के ये सिस्टम था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया गया कि बेसिकली गांव का दृश्य क्या है और कैसे वो लोग रूल करते थे। कैसे रूल करते थे, हाँ, गांव वाले से कहते थे आप लोग हमारा काम करिए, सस्ते में काम करवाते थे और उनको क्या पैसा भी कम ही देते थे। तो कुल मिला जुलाकर देखिए दो रीजन था कि भैया ये लोग गांव की तरफ क्यों मूव किए। तो पहला यह रीजन था, ये लोग जानते थे कि इंडिया में ज़्यादातर आबादी, कम से कम उस समय 80 से 90% आबादी गांव में रहती थी। ये लोग सोचते थे एक बार केवल गांव तक हम लोग कब्जा कर लेंगे तो वहां से हमें टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, और क्या नाम से जितने भी हमें सामान चाहिए, रॉ मटेरियल, चाहे कपास की बात करें, चाहे कलर यानी डाई, अब आगे हम पढ़ेंगे नील की बात करें, सब चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। और हमारे जो एग्रीकल्चर, चाहे हमारे सिपाही हैं, उन्हें मतलब खाना होना चाहिए, तो वो भी फूड क्या आसानी से मिल जाएगा। तो इससे क्या इंग्लैंड तक तो पहुंचाएंगे और अपना भी फायदा कर लेंगे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि भैया जितने भी यहाँ के खेती है सबको पहले बहुत दुरुस्त किया जाए। क्यों दुरुस्त किया जाए, अच्छा कर देंगे तो हमें क्या कर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ 2 किलो मान लीजिए, जहाँ पे मान लीजिए लगभग 2 किलो अगर हो रहा है धान, तो अब यहाँ से 10 किलो होगा तो इन्हें प्रॉफिट होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया अब 10 किलो पे इनको क्या मिलेगा, 10 किलो का मिलेगा टैक्स। तो भैया इनका काम तो और आसान होगा, पैसा इनको और पैसा मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके का एक काम आया कि देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी। तो पहली प्रॉब्लम यही थी कि गांव में इतने लोग जागरूक नहीं थे, और क्या नाम से वो लोग कहते थे थोड़ा सा ये उगाएंगे और थोड़ा सा अपने लिए व्यवस्था करते थे। लेकिन इन्होंने कहा, अब इन्होंने एक चाल चली, पहली चाल चली कि इन्होंने जमींदार नामक यूज किया, मतलब जमींदार बना दिया। मतलब मान लीजिए 10 गांव है, 10 गांव मान लीजिए है, कह दिया भैया 10 गांव में जितने लोग हैं, मान लीजिए एक जमींदार बना दिया कि आप जाइए इस गांव से, इस गांव से, सब गांव से क्या करिए, टैक्स कलेक्ट करके हमें डायरेक्ट हमें पहुंचाइए। तो कुल मिला जुला के ये लोग क्या किए, हाँ, ये लोग टैक्स बनाने के लिए जमींदार का यूज किए। जमींदार नहीं, हम लोग देखते थे कि मूवी में कि जो बहुत शासन करता था, सबसे मार मार झगड़ा करके सबसे पैसा लूट लेता था। क्यों, उसे पहचाने के लिए। ठीक है, जमींदार का काम यही था कि मतलब सबको क्या करे, हाँ, सबसे पैसा ले लेकर सबको, हाँ, सबको फायदा पहुंचा, मतलब ब्रिटिशर को मेन रूप से, और ये लोग अपना भी फायदा निकालते थे। तो और इसी में एक सिस्टम इजाद हुआ, मतलब एक नया सिस्टम आया कि भैया
कि हम देखिए ये सब तो बात सही हो गई, काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो क्या जमींदार थे ये लोग भी कम चालाक नहीं थे। ये लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए इनके काम हो रहा है तो ठीक है, अगर जब इनको कम फायदा होता था तो अंग्रेजों से कह देते थे, अंग्रेज जी हम लोग को काम ये करना नहीं है, इसलिए हमें क्या करा, हमें छोड़ ही देते थे। ठीक है, तो अंग्रेज को इससे क्या होता था, बहुत घाटा होता था। तो अंग्रेज ने क्या किया, कहा ठीक है इसका भी हम लोग निकालते हैं एक तोड़। इन्होंने दो सिस्टम निकाला। पहला निकाला एक महल करके, महलवारी सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट बताइए आप लोग, महलवारी सेटलमेंट। इस सेटलमेंट बेसिकली होता क्या था कि भैया जितनी भी जमीन थी सबको नाप लिया जाता था कि हाँ आप मान लीजिए कोई नाम राम नाम का व्यक्ति है, तो उसके पास मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, तो भैया सब नाप लेते थे और इसको फिक्स कर देते थे। देखिए भैया शौक सीधी बात, हमें कम से कम 30% आपका टैक्स चाहिए, तो 30% टैक्स इनका कर देता था भैया, फिक्स रहता था ये हमेशा। ठीक नहीं, मलवारी जो सिस्टम था फिक्स नहीं रहता था। ये कहते थे अगर मान लीजिए आप कहीं और जमीन ले लिए तो अब 30% से आपका 40% हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर मालवाड़ी जो सिस्टम था इसमें वही सब करते थे कि हाँ 30% हमें कम से कम टैक्स चाहिए या 40% टैक्स चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं मोनरो सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने माहलवारी सिस्टम में पढ़ा था कि यह आपका क्या होता था, यह आपका टेम्पररी होता था। यानी इसमें अगर मान लीजिए आपसे टैक्स हर साल बढ़ सकता था, पहले साल मान लीजिए 20% लिए, फिर अंग्रेज अगले साल 30% ले सकते थे, अगली बार 40% भी ले सकते। माने कुल मिला जुलाकर महलवारी सिस्टम क्या था, एक टेम्पररी सेटलमेंट था कि भैया हो सकता है तो वो आपका टैक्स आपके ऊपर बढ़ा भी सकते थे। लेकिन जो मोनरो सिस्टम ब्रिटिशर बाद में कहें मारवाड़ी सिस्टम हमें नहीं ठीक लग रहा है, एक काम करते हैं हम लोग ला देते हैं मोनरो सिस्टम। इसमें हमें किसान भी खुश रहेंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे, इसलिए क्या किए 30% पर एग्रीमेंट बना लिए मान लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि किसान भी सोचते हैं, किसान भी खुश रहते, क्यों, क्योंकि कहते चलिए भैया हम 10 साल का एग्रीमेंट है कि हमें लगभग 10 साल तक क्या करना, केवल 10% टैक्स या 30% ही टैक्स देना अपनी जमीन पर। तो कुल मिला जुला कर ये लोग देख घाटा इसमें होने लगा, किसको, घाटा इसमें ब्रिटिशर को होने लगा। क्यों होने लगा, जहाँ देखिए कुछ कुछ जमींदार क्या करते थे कि कुछ छुपा लेते थे जमीन की, हमारे पास कितनी जमीन, हमारे पास इतनी जमीन है, और उतना ही क्या देते थे, उतना ही टैक्स देते थे। और इससे हुआ क्या कि समय के साथ हम लोग जाने कि महंगाई क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। तो इससे क्या हुआ, ये सिस्टम तो पूरा फेल हो गया कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि ब्रिटिशर को बहुत ही नुकसान होने लगा। तो ये लोग क्या किए, मुर्रो सिस्टम को भी हटा दिए। तो हमें केवल दो बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा महलवारी सिस्टम था वह क्या था, वह आपका टेम्पररी सिस्टम था कि उसमें हर साल क्या टैक्स बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था। लेकिन जो हमारा मुर्रो सिस्टम था इसमें भैया परमानेंट था। परमानेंट मतलब कि हाँ हर बार फिक्स ही रहता था, हाँ 10% 30% ही रहता था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते भैया, ठीक है ये सब तो हमने बात कर ली कि बेसिकली क्या हो रहा है। अब हम बात करते थे ब्रिटिशर यहाँ पर क्या बेसिकली उगाना चाहते थे। तो देखिए जैसे कि यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड थी किसकी, डिमांड थी कलर क्लोथ की, मतलब कि नहीं जैसे आजकल हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, रंगीन कपड़ा पहनते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ पर क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है ना जिससे ब्लू कलर का क्या निकलता है, हाँ ब्लू कलर निकलता है। उसी प्रकार अफीम मतलब जो ड्रग्स है बेसिकली, और चाय और जूट और क्या शुगर केन, ये सब की डिमांड कहाँ पर थी, इस सब की डिमांड थी आपकी बेसिकली यूरोप में। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि जो इंडियन फार्मर है कुल मिला जुला कर ये सब चीज़ उगाएं और हमें दें सस्ते प्राइस पर, हम और ले जाकर कहाँ पर यूरोप में ले जाकर अपने मनमानी बेचें। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये दोनों फिगर, इसमें बेसिकली देखिए पहले के ज़माने में इसी तरह प्रिंटिंग होती थी कपड़ों पर। तो पहले के ज़माने में आज चलती की मशीनें थी नहीं कि बहुत अच्छा अच्छा कलर आए। तो कुल मिला के उसमें ब्लू कलर ही क्या था, ब्लू कलर ही डोमिनेंट था। तो भैया ये लोग सोचते थे ब्रिटिशर, हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया में इंडियन फार्मर कहेंगे आप लोग क्या करिए, आप लोग एक काम करिए, आप लोग इंडिगो प्लांट उगाइए। तो इससे होगा क्या कि हमारे जितने भी यूरोप में चाहिए मान लीजिए 10% चाह रहा है इंडिगो, तो हम पूरा 10% इंडिया सप्लाई करेंगे। और वैसे भी इंडिया में हम लोग जाने लगे, सस्ता मिल जाएगा और अच्छा भी मिल जाएगा। ठीक है, और जितना भी इंडिगो मतलब इंडिया का प्लांट्स रहता था, वो जो इंडिगो वाला कम पहुंचता था कहाँ पर, यूरोप में। तो और हम लोग जानते हैं जो चीज़ यूरोप में कम, जो चीज़ जहाँ पर कम रहती है उसका पैसा क्या रहता है, उसका पैसा बहुत हाई रहता है। ठीक है, कैसे आप इसको समझेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं कभी कभी सब्जी का दाम, मान लीजिए प्याज का दाम कभी कभी 80 रुपये हो जाता है, कभी कभी 20 ही रुपये रहता है, ऐसा क्यों,
देखिए 80 रुपये मतलब कि मार्केट में बहुत कम प्याज है, ठीक है, लेकिन जब 20 मतलब कि बहुत ज़्यादा प्याज है, तो कुल मिला जुला कर यह किस पे डिसाइड करता है कि उस सामान वो जो चीज़ है मार्केट में कितनी है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिमांड थी कि भैया हमें इंडियन ही, क्या नाम से, इंडियन ही इंडिगो चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसका भी डिमांड कम होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है ब्रिटिशर क्या करने लगे, फार्मर्स करने लगे, नहीं अपने आप प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए क्या इंडिगो, और हमें कलर दे दीजिए डाई बनाने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यही बात थी। और ब्रिटेन जो है फिर इंडिया की तरफ आया कि इंडिया से क्या किया कि भैया आप लोग उगाइए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर हैं, तो बेसिकली जब कुछ पीजेंट थे, मतलब जैसे हड़ताल करते थे तो इस तरीके दिखाया गया कैसे परेशान करते हैं। तो ठीक है, तो हम बात कर लेते, चलिए ये बात तो हो गई कि भैया इंडिगो का क्या महत्व था, कि बहुत कहाँ पर जरूरत थी, यहाँ कलर को, कपड़े को कलर करने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भैया इंडिगो कैसे उगाया जाता है। तो पहला 2 तरीके से उगाया जाता था इंडिगो। इंडिगो पहला निज होता था, मतलब कि जो चाहे, 2 तरीके होते हैं। निज मतलब समझते हैं, निज मतलब जो अपना हो, मतलब मान लीजिए कोई एक फार्मर है, उसके पास इतना लैंड है, तो वह इतने लैंड में क्या करे, इंडिगो उगा रहा है, बाकी में इतना पूरा में इंडिगो उगा रहा है, बाकी बचे हुए में क्या कर रहा है, अपना गेहूं चावल उगा रहा है, जिसके थ्रू क्या करे, अपना जीवन भरण पोषण करे। तो लेकिन भैया देखिए गड़बड़ हो जाती थी, किस लिए, कि जो निज कल्टीवेशन थे, ये लोग तो मतलब अपने मन से उगाते थे, लेकिन इसी में एक और सिस्टम था, उसमें जानते बेसिकली क्या था कि सबसे ज़बरदस्ती किया जाता था। कि देखिए उसमें कहा जाता था कि भैया देखिए मान लीजिए आपके पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, तो एक काम करिए, अगर आप लोग इतनी ज़मीन, मतलब आधे से ज़्यादा ज़मीन में अगर आप लोग इंडिगो उगाते हैं, तो हम आपको 25% क्या देंगे, 25% पैसा देंगे, कि जिसके थ्रू आप लोग अपना अगले सीजन के लिए लोन ले लीजिए। कुल मिला जुला कर लोन वाला सिस्टम यहाँ से इंट्रोड्यूस किया कि 25% क्या किया जाए, 25% अगर आप लोग अपने प्लांट पर कल्टीवेट करते हैं, तो आपको तो हम पैसा तो देंगे ही देंगे, साथ में क्या करेंगे, साथ में आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के ये लोग चढ़ाते थे कि भैया आप लोग इंडिगो की खेती करिए। तो इसी तरीके होता था। तो लेकिन अब इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता था, पहला इंडिगो में था कि देखिए यहाँ सबसे पहले था कि इंडिगो को काट के लाया जाता था। देखिए यहाँ पर जो औरत है बेसिकली काट के ला रही हैं, फिर उसके बाद क्या कि इसको सुखाया जाता था, फिर उसके बाद पानी में उबाला जाता था, जिसके कारण क्या होता था, डाई जो है नीचे बैठ जाती थी। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि मान लीजिए पानी है, उसमें अगर मिट्टी मिला दी कुछ समय तो मिट्टी सटल डाउन हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती। उसी प्रकार ये लोग भी इंडिगो नीचे बैठ जाता था, और जो नीचे बैठा इंडिगो था उसी को ले जाकर सब लोग क्या करते, सभी लोग बेच देते थे। तो यही 3 स्टेज था। देखिए पहला, देखिए जो आदमी खड़ा है ये वाला, ठीक है, ये वाला आदमी जो खड़ा क्या करता था, इसी से पीटता था किसको, इंडिगो को। और दूसरा आदमी क्या कर रहा है कि उसे एक चीज में पैक कर रहा है, जिसके थ्रू क्या करे, मार्केट में ले जाके बेचे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ ना बोलिए। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अब भैया ये सब बात तो हो गई कि हाँ इंडिया में ज़बरदस्ती की, लेकिन देखिए इससे नुकसान क्या था। पहला तो ये नुकसान था कि अगर फर्टाइल ज़मीन पर उगा रहे हैं, तो उसकी पूरी जो है उसकी जान ही खत्म हो जाती। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस लैंड में उगाएं, तो अगली बार ना इसमें गेहूँ उगेगा ना चावल, सब चीज़ क्या व्यर्थ हो जाती थी। और दूसरी बात, इसकी जड़ें बहुत नीचे होती थी, बहुत नीचे होती थी। तो मान लीजिए उस समय तो हल था, उस समय इसमें बैल भी नहीं चल पाते थे, ट्रैक्टर तो था नहीं कि धक्का धक्का करें जोत दें, जोतने में भी बहुत परेशानी होती थी। समझ में आया। तो इसी कारण क्या कि सभी ने विद्रोह किया, भैया देखिए हम ये सब बात नहीं करेंगे, हम केवल हमारा मन करेगा उगाएंगे, हमारा मन कहेगा नहीं उगाएंगे। और जो जो 25%, जो 2-4%, 25% उन्हें क्या देते थे, लोन देते थे, ये लोग भैया क्या करने लगे कि इनको अगली बार भी लोन हो गई, और उसकी अगली बार भी लोन, ये तो और गरीब होते चले गए। तो कुल मिला जुला के इन्होंने कहा भैया देखिए हम आपका कहना नहीं मानेंगे, और हम क्या करते हैं, हम अपने मन से उगाएंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब कि ये लोग नील के प्रति क्या कहें कि भैया हम अपने खेत में नील नहीं उगाएंगे या इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो इसके कारण क्या वो सभी चीज़ें बंद कर दी, और जगह जगह पर इंडिगो को क्या करना करा, बहिष्कार करना पड़ा। और इसी में एक बार गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट शुरू किया, कहा कि जितने भी चंपारण के लोग हैं अपने खेत में चाहेंगे तो ही उगाएंगे क्या इंडिगो, नहीं तो मत उगाएं। तो कुल मिला जुला के यही बात थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। कोई बच्चे कोई भी तरीके का डाउट हो या कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।